दक्षिण भारत का एक शहर जिसके कण कण में संगीत बजता था। उस शहर को संगीत का शहर भी कहा जाता था। हर घर में कोई न कोई संगीतज्ञ था, लेकिन संगम की बात ही कुछ और थी। जब वो अपना गायन शुरू करता था तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। दुनिया के कोने कोने से लोग उससे संगीत सीखने के लिए आते थे, लेकिन उसका मानना था कि संगीत केवल दिल से ही सीखा जा सकता है। जिसके मन में संगीत सीखने की ललक होती है, वो बिना ज़्यादा प्रयत्न किए संगीत सीख जाता है। उसकी साथी रागिनी, जिसे हर तरह का संगीत का वाद्य बजाना आता था, पियानो, हारमोनियम, गिटार, सितार, सब तरह के वाद्य वो बजा लेती थी। जब दोनों एक साथ अपनी प्रस्तुति देते तो लोग वाह वाह कर उठते थे। दोनों की जोड़ी को भी लोग बहुत पसंद करते थे। संगम को भी रागिनी का साथ बहुत अच्छा लगता था। संगम मन ही मन रागिनी को चाहता था, लेकिन उसकी कभी भी रागिनी से कहने की हिम्मत नहीं हो पाती थी। काम समय से क्यों नहीं पूरा हो पाता? ये फाइल लेकर जाओ और दोबारा मुझे तब तक अपनी शक्ल मत दिखाना जब तक ये फाइल पूरी नहीं हो जाती। रोहित ने गुस्से में दहाड़ते हुए उस लड़की से कहा, तो वो लड़की रोते हुए उसके कैबिन से निकल गई। रोहित का पार्टनर रोहन ये सब देख रहा था। वो रोहित के कैबिन में चला गया। यार, तुम जरा जरा सी बात पर इतना क्यों भड़क जाते हो? रोहन ने रोहित के कैबिन में घुसते ही पूछा। अरे बस, ये लोग ठीक से काम तो करते नहीं और थोड़ा डांट दो तो रोना शुरू कर देते हैं। रोहित ने कहा, तुम्हें कुछ दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिए। रोहन ने कहा, छुट्टी? इतना सारा काम है और तुम छुट्टी की बात कर रहे हो। तुम अपना काम देखो, मुझे अभी बहुत काम है। ये कहकर रोहित अपने काम में लग गया। रोहन ने एक बार रोहित पर नजर डाली और फिर उसके कैबिन से बाहर आ गया। अगले दिन रोहित अपने कैबिन में पहुंचकर अपनी चेयर पर बैठा ही था कि तभी जिस लड़की को रोहित ने डांटा था, उसने अपना इस्तीफा रोहित को दे दिया। सर, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन आपके साथ काम करना मेरे बस की बात नहीं है, उस लड़की ने कहा। ठीक है, तुम जा सकती हो, रोहित ने कहा और अपनी चेयर पर आंखें बंद करके पसर गया। ये लड़की इस महीने की चौथी एम्प्लॉय है जिसने तुम्हारे बुरे बर्ताव से कंपनी छोड़ी है। रोहन ने आते ही रोहित से कहा, यार तुम फिर आ गए मुझे लेक्चर देने। मैं अभी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हूँ। रोहित ने कहा, तुम्हें सुनना पड़ेगा। जिस तरह से तुम काम कर रहे हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सारे अच्छे एम्प्लॉयज़ खो देंगे। इस बार रोहन ने थोड़ा तेज आवाज में कहा। तो क्या करूं मैं, बताओ? इतना काम है और ऊपर से इन सभी एम्प्लॉय की लापरवाही। रोहित को भी थोड़ा ताव सा आ गया। सब काम ठीक चल रहा है, बस तुम्हें ही ऐसा लग रहा है कि कुछ भी काम नहीं हो रहा। जब से हमने ये कंपनी शुरू की है, मुझे नहीं लगता तुमने एक भी छुट्टी ली होगी। इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ दिन घूमने जाओ। रोहन ने इस बार थोड़ा प्यार से कहा। कहाँ जाऊँ, तुम ही बता दो, रोहित ने पूछा। मैंने एक आश्रम के बारे में सुना है जो दक्षिण भारत में है, रोहन ने कहा। तो तुम चाहते हो कि मैं उस आश्रम में जाकर सन्यासी बन जाऊं? रोहित ने पूछा। तुम बेवकूफ़ हो, हर कोई सन्यासी बनने आश्रम में थोड़ी न जाता है। कुछ लोग मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए भी जाते हैं। जिस शहर में वो आश्रम है, वो शहर संगीत का शहर कहा जाता है। मैंने उसके बारे में बहुत सुना है। तुम्हें वहीं जाना चाहिए, रोहन ने कहा। जो हुक्म मेरे आका, मैं वहीं चला जाऊंगा, रोहित ने रोहन के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। अगले दिन ही रोहित उस आश्रम के लिए निकल गया। 3 दिन के सफर के बाद रोहित उस आश्रम आ गया। तीन ओर से पहाड़ियों से घिरा वो आश्रम बहुत ही सुंदर लग रहा था। आश्रम के पास ही एक साफ नदी बह रही थी। ये नदी कितनी साफ है, रोहित ने खुद से कहा। उसे वो जगह बहुत ही विस्मित कर रही थी। रोहित आश्रम के दरवाजे पर आया और खुद के बारे में बताया। थोड़ी ही देर बाद उसे अंदर एंट्री मिल गई। आश्रम बहुत बड़ा था। इस ओर से आ जाइए, एक आदमी ने कहा। तो रोहित उसके पीछे पीछे चला गया। वो रोहित को उसके कमरे तक ले गया। आप कुछ देर विश्राम कीजिए, फिर मैं आपको बाबाजी से मिलवाने के लिए ले जाऊंगा, उस आदमी ने कहा। रोहित कमरे में आया तो देखा कि लेटने के लिए एक बिस्तर नीचे फर्श पर था और बाकी सारा कमरा बहुत अच्छे से साफ था। यार, अब मैं नीचे कैसे सोऊंगा? यहाँ तो बेड भी नहीं है, रोहित ने सोचा। चलो अब फ्रेश हो लिया जाए। ये सोचकर रोहित फ्रेश होने चला गया। कुछ ही देर बाद उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। रोहित ने दरवाज़ा खोला तो वही आदमी उसके सामने खड़ा था। आइए, बाबा जी ने आपको बुलाया है, उस आदमी ने कहा तो रोहित उसके पीछे पीछे
चला गया। रोहित जब बाबा जी से मिला तो उसके हाथ अपने आप ही उनके आगे जुड़ हुए। बैठो बाबा जी ने कहा। रोहित बैठ गया। दिल्ली से यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? उन्होंने पूछा। नहीं बाबा जी, रोहित ने कहा। देखो, यहाँ रहने के कुछ नियम हैं, जिसमें से सबसे मुख्य नियम ये है कि यहाँ तुम अपने लैपटॉप और मोबाइल या अन्य कोई इस तरह का सामान प्रयोग नहीं करोगे। अभी आश्रम का एक सेवक आएगा और तुम उसे ये सामान दे दोगे, बाबा जी ने कहा। तो रोहित मन ही मन रोहन को कोसने लगा। आश्रम में सभी सवेरे ही उठ जाते थे। रोहित को भी सवेरे ही उठना पड़ा। रोज के कार्यक्रम के हिसाब से आधे घंटे बाद संगीत का कार्यक्रम था। रोहित को संगीत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन आश्रम के नियम कायदे के अनुसार उसे सब कार्यक्रमों में रहना था। संगीत का कार्यक्रम एक हॉल में होता था। रोहित जब वहां आया तो कोई लड़की सितार बजा रही थी। रोहित भी बाकी लोगों के साथ वहीं बैठ गया। वो संगीत इतना मधुर था कि रोहित उसमें खो सा गया। उसकी आंखें बंद हो गई और वो खुद को एक अलग ही दुनिया में महसूस करने लगा। श्रीमान, उठ जाइए, संगीत का कार्यक्रम समाप्त हो गया है। रोहित ने आंखें खोली तो सभी लोग वहां से जा चुके थे। रोहित ने उस लड़की को देखा तो वो रोहित को देखकर मुस्कुरा रही थी। तो रोहित थोड़ा शर्मिंदा सा हो गया। वो वापस वहां से और लोगों के पास आ गया। ये लड़की जो सितार बजा रही थी कौन थी? उसने एक आदमी से पूछा। वो रागिनी है, रोज यहाँ आती है, उस आदमी ने कहा। रागिनी, रोहित ने मन में कहा। अगले दिन संगीत का कार्यक्रम खत्म होते ही रोहित रागिनी के पास आ गया। जरा सुनिए, रोहित ने कहा। जी बोलिए, रागिनी ने कहा। आपके संगीत में एक जादू सा है, क्या मैं भी संगीत सीख सकता हूँ? रोहित ने पूछा तो रागिनी के चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई। तो आप संगीत सीखना चाहते हैं? रागिनी ने पूछा। हाँ, क्यों, मैं नहीं सीख सकता क्या? रोहित ने पूछा। शायद नहीं, रागिनी ने कहा। क्यों नहीं सीख सकता? रोहित ने पूछा। संगीत सीखने के लिए आपके अंदर जो भावनाएं होनी चाहिए वो भावनाएं आप में नहीं है, रागिनी ने कहा। अच्छा, फिर भी मैं सीखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे सिखाएंगी? रोहित ने मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक कोशिश करके देख लूंगी, रागिनी ने कहा। तो रोहित के चेहरे पर एक चमक आ गई थी। रागिनी जब घर पर आई तो संगम उसका इंतजार कर रहा था। आप इतनी सुबह सुबह यहाँ? रागिनी ने पूछा। बस सुबह सुबह आपके हाथ से चाय पीने की इच्छा हुई तो मैं यहाँ आ गया, संगम ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, रागिनी ने कहा। आज अच्छा मौका है, मुझे रागिनी को सब बता देना चाहिए कि मैं उसके लिए क्या महसूस करता हूँ, संगम ने सोचते हुए कहा। थोड़ी ही देर में रागिनी चाय ले आई। रागिनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, संगम ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। हाँ, बताओ ना, रागिनी ने कहा। वो बात ये है कि कल शाम एक प्रस्तुति है, उसमें हमें जाना है, संगम ने तेजी से बोल दिया। बस यही कहना था आपको? रागिनी ने संगम की तरफ गौर से देखते हुए कहा। हाँ, बस यही कहना था, संगम ने अपने चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि आपको बस यही कहना था, रागिनी ने कहा। तो संगम चुप हो ही रहा। ठीक है, मुझे अब चलना चाहिए, ये कहकर संगम वहां से निकल गया। आप इतना कुछ जानती हो संगीत में, फिर भी आप इस जगह से बाहर क्यों नहीं निकलती? रोहित ने रागिनी से पूछा। क्योंकि मुझे जो सुकून यहाँ मिलता है वैसा सुकून कहीं नहीं मिलेगा। मुझे यहाँ रहकर ही खुशी मिलती है, तो मैं बाहर क्यों जाऊँ? रागिनी ने कहा। वैसे आप मुझे संगीत कब सिखाने वाली हैं? रोहित ने पूछा। बस जल्दी ही। वैसे अगर आप संगीत का इतना ही शौक रखते हैं तो आज शाम एक कार्यक्रम है, आपको उसमें जरूर आना चाहिए, रागिनी ने कहा। मैं जरूर आऊँगा, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। शाम के कार्यक्रम में रोहित पहुँच गया। संगीत कार्यक्रम शुरू हो चुका था। संगम और रागिनी ने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी कि रोहित बस सुनता ही रह गया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद रागिनी ने संगम से रोहित का परिचय कराया। आपका गायन सच में बेमिसाल है, रोहित ने संगम से कहा। तो संगम ने भी रोहित को मुस्कुराते हुए धन्यवाद किया। रागिनी रोहित को संगीत सिखाना शुरू कर दिया, लेकिन रोहित की संगीत में ऐसी कोई खास रुचि नहीं थी, इसलिए वो कभी भी सीख नहीं पाता था। जब आप में संगीत सीखने की ऐसी कोई इच्छा नहीं है तो आप सीख ही क्यों रहे हैं? एक दिन रागिनी रोहित से पूछ ही लिया। क्योंकि इस बहाने मुझे आपके साथ रहने का मौका मिल जाता है, रोहित ने रागिनी को देखते हुए कहा। रोहित की आंखों में कुछ ऐसा था कि रागिनी के चेहरे पर थोड़ी लालिमा छा गई।
आपके बस की संगीत सीखना नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको सिखा पाऊंगी। रागिनी ने थोड़ा अटकते हुए कहा, मैं फिर भी सीखूंगा और बार बार कोशिश करता रहूंगा। ये कहकर रोहित वहां से चला गया। रागिनी उसे बस देखते ही रह गई। अगले दिन सुबह आश्रम में संगीत कार्यक्रम में रागिनी नहीं थी, तो रोहित को थोड़ी फिक्र हुई। रोहित आश्रम से सीधा रागिनी के घर चला गया। दरवाजा रागिनी ने ही खोला था। आप आज आश्रम नहीं आई? रोहित ने पूछा। नहीं। रागिनी का चेहरा थोड़ा अजीब सा हो रहा था। आप मेरी कल की बात से नाराज तो नहीं? रोहित ने पूछा। मैं नहीं जानती, रागिनी ने कहा और अंदर जाने लगी। रोहित ने तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या बेहुदा हरकत है? रागिनी ने गुस्सा सा करते हुए कहा। मुझे तुमसे प्यार हो गया है रागिनी, रोहित ने कहा तो रागिनी चुप सी हो गई। जब से मैंने तुम्हारा संगीत सुना है तभी से मुझ में एक अलग सा एहसास आ जा गया है। तुम कहती थी ना कि संगीत सीखने के लिए जो भावनाएं चाहिए वो मुझ में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझ में वो भावनाएं हैं। रोहित ने रागिनी से कहा। आप मुझसे नहीं, मेरे संगीत से प्रेम करते हैं? रागिनी की आंखों में आंसू थे। नहीं, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, रोहित ने कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगी। रागिनी ने दरवाजा खोला तो संगम वहां खड़ा था। आप? रागिनी ने संगम को देखकर कहा। हाँ, मैं अंदर आने को नहीं कहूँगी, संगम ने कहा तो रागिनी एक तरफ हो गई। संगम ने अंदर रोहित को देखा तो उसे कुछ निराशा सी महसूस हुई। आप श्रीमान भी यही हैं? संगम ने रोहित को देखते हुए कहा। हाँ, लेकिन मुझे अब जाना होगा। रोहित ने रागिनी को देखा और वहां से चला गया। रागिनी की आंखें अभी भी नम थी। देखो रागिनी, मैं तुम्हारे लिए एक नया सितार लाया हूँ, जरा इसे बजाकर तो देखो, संगम ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा अभी मन नहीं है, रागिनी ने धीरे से कहा। मन भी हो जाएगा, जरा एक बार इसे पकड़ो तो सही, संगम ने वो सितार रागिनी को देते हुए कहा। रागिनी ने सितार लिया और बजाने लगी कि तभी अचानक से उसका एक तार टूट गया और जो मधुर लहर उस सितार से निकल रही थी वो चुभने सी लगी। यही हाल होता है जब हम खुद को संगीत से अलग कर लेते हैं। गायन और वाद्य दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, संगम ने कहा और वहां से उठकर जाने लगा। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, रागिनी ने कहा। रागिनी के ये कहते ही संगम के कदम रुक गए। आज शाम मेरी एक गायन की प्रस्तुति है, वहां जरूर आना, संगम ने कहा और फिर वो तेजी से वहां से चला गया। अगले दिन रागिनी आश्रम में आई तो संगीत के कार्यक्रम में रोहित नहीं था। रागिनी उसे देखने उसके कमरे पर आई तो उसे अंदर से संगीत की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। रागिनी ने हल्के से दरवाजे पर दस्तक दी तो रोहित ने दरवाजा खोला। आप और आज यहाँ? आइए, अंदर आइए, रोहित ने कहा। ये संगीत आप बजा रहे थे? रागिनी ने पूछा। हाँ, ये पियानो लिया है, इतना अच्छा तो नहीं बज रहा, लेकिन आपके लिए इतनी कोशिश तो कर ही सकता हूँ, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आप इतना प्रेम करते हैं मुझसे? रागिनी ने कहा। हाँ करता हूँ, रोहित ने कहा। आज शाम संगम के गायन की प्रस्तुति है, आप वहाँ मेरे साथ चलना, रागिनी ने कहा और फिर बिना वहाँ से रुके चली गई। शाम के कार्यक्रम में बस गिने चुने लोग ही थे। रागिनी रोहित के साथ उस कार्यक्रम में आई थी। कार्यक्रम शुरू होने ही वाला था। संगम एक सितार के साथ मंच पर आ गया था। उसने सितार बजाना शुरू कर दिया। आज संगम एक अलग ही राग बजा रहा था। रागिनी की आंखों में आंसू आने लगे थे। संगम उस राग को बजाने में इतना तल्लीन हो गया था कि सितार के तारों से उसकी उंगलियों से खून निकलने लगा था, लेकिन वो इन सब की परवाह किए बिना बजाए चला जा रहा था। बस अब बंद करो ये सब, रागिनी ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। संगम ने सितार बजाना बंद कर दिया। रागिनी फिर तुरंत ही वहां से निकल गई और उसके पीछे पीछे संगम भी सब छोड़कर चल दिया। रोहित को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उन दोनों को जाते देख रोहित भी उनके पीछे हो लिया। रागिनी संगम के हाथों पर मरहम लगा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या जरूरत पड़ी थी इस राग को बजाने की? आपको पता है ना कि ये कितना मुश्किल राग है। क्यों किया आपने ऐसा? रागिनी ने सिसकते हुए संगम से पूछा। क्योंकि मेरे पास मेरे संगीत के अलावा तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, संगम ने धीरे से कहा तो रागिनी उसके सीने से लग गई। रोहित भी वहां आ गया। अरे आप, रागिनी संगम से अलग हटते हुए बोली। तुम दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हो। मैं ही तुम दोनों के बीच गलत आ गया था। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। ये कहते हुए रोहित के चेहरे पर
एक सुकून भरी मुस्कान थी। अगले दिन रोहित ट्रेन में अपना सामान रख रहा था। संगम और रागिनी उसे स्टेशन पर विदा करने आए थे। अपना ध्यान रखना, रागिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, और आप लोग भी। मैं यहाँ से बहुत कुछ ले जा रहा हूँ। प्यार, अपनापन, संगीत, कुछ अनमोल यादें, और हाँ, अपनी शादी में मुझे बुलाना मत भूल जाना, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। ट्रेन सीटी देने लगी थी। रोहित ने एक गहरी सांस ली। अब आप लोगों से विदा लेने का वक्त आ गया है। रोहित के ये कहते हुए आंसू निकल आए थे। उसने खुद को काबू करते हुए एक फीकी सी मुस्कान बिखेरी और ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन छोड़ने लगी थी। संगम और रागिनी की भी आंखों में आंसू आ गए थे। संगम ने रागिनी का हाथ थामा और फिर दोनों स्टेशन से बाहर चले गए। ऐसी ही और स्टोरीज के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।